आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में एसआईआर की समय सीमा 2 सप्ताह बढ़ाने की दी अनुमति। संशोधित तिथियों के अनुसार 26 दिसंबर तक होगी गणना, 31 दिसंबर को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़, वाराणसी और बरेली में की विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाराणसी में देश के पहले हाइड्रोजन चालित जलयान को दिखाई हरी झंडी। कहा, व्यवसायिक के साथ पर्यटन के लिए भी जलमार्ग को अनुकूल बना रही है सरकार। और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने काशी तमिल संगमम के शैक्षणिक सत्र में कहा, देश की 2 प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ने का महत्वपूर्ण मंच है ये आयोजन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा 15 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि एसआईआर का काम पूरा करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से 2 सप्ताह का समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया था, जिसे अनुमति मिल गई है। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि संशोधित तिथियों के अनुसार गणना की अवधि 26 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। निर्वाचन नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन अब 31 दिसंबर को होगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 28 फरवरी 2026 को किया जाएगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी, आजमगढ़ और बरेली में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने बैठक में एसआईआर की प्रगति की भी समीक्षा की। श्री योगी ने वाराणसी मंडल के जनप्रतिनिधियों को एसआईआर प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से इस प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग का सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आज ये बैठक संपन्न हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य एसआईआर कार्यक्रम को गति देने का। सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता मिल करके ये प्रत्येक बूथों पर ऐसे जो अनमैपिंग डाटा है, अभी जो शिफ्टेड है, जो अनट्रेस डाटा है, उनको खोज करके और ये प्रयास करना कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए। ऐसे एक एक मतदाताओं से मिल करके सहयोग करके उनको मतदाता सूची में सम्मिलित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आज हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज वाराणसी में देश के पहले हाइड्रोजन चालित जलयान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में निर्मित ये जलयान आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सोनोवाल ने कहा कि देश में व्यवसायिक के साथ ही पर्यटन के लिए भी जलमार्ग को अनुकूल बनाया जा रहा है। वाराणसी से हल्दिया तक इतना बड़ा स्ट्रेस जो है, सारी स्ट्रेस को हम अधिक ऑपरेशनल बनाने के लिए, चाहे कार्गो हो, चाहे पैसेंजर हो, चाहे क्रूज हो, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की वेसल का हम इसका गतिविधियां बढ़ाएंगे। और आप लोगों ने देखा है पिछले 11 साल में जो बदलाव संभव हुआ है, ये सिर्फ इसलिए संभव हुई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरदर्शी नेतृत्व है, जो कुशल नेतृत्व है, उनके नेतृत्व ने आज सभी विभाग को, सभी मंत्रालय को आज शक्ति दी है, दिशा दी है। इस वातानुकूलित क्रूज में कई आधुनिक सुविधाएं हैं। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस जलयान में 50 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसमें सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा को बढ़ाकर अब 5 जून 2026 कर दिया है। इससे पहले पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2025 निर्धारित थी।
इस संबंध में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए ट्रिब्यूनल ने अधिकतम 6 माह की अवधि का विस्तार दिया है। पोर्टल पर पंजीकरण की तिथि बढ़ने पर राज्य के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर अहमद फारूकी ने कहा कि बड़ी समय अवधि में कर्मचारियों के साथ ही अन्य लोगों की मदद लेकर डेटा अपलोड का काम पूरा किया जाएगा। आज हमारी ऑनरेबल वक्फ ट्रिब्यूनल ने उस एप्लीकेशन को जो है वो अलाउ कर दिया है और हमें 6 महीने का और मौका दिया है, जो 6 दिसंबर से माना जाएगा, तो यानी 5 जून 2026 तक का एक्सटेंशन दिया है कि इस बीच में वो सब अपलोड कर दिया जाए। कि हमारा जो डेटा है उसमें हिसाब से 76,000 के आसपास अपलोड हुई है, जबकि प्रॉपर्टीज जो है वक्फ के नंबर्स तो कम है, 1,25,000 के आसपास, लेकिन ऐसा होता है कि एक वक्त में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होती, तो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज 2 लाख के आसपास थी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार के पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत देश भर में पशु औषधि केंद्र खोले जाएंगे। ये व्यवस्था प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की तर्ज पर लागू की जाएगी। इसी क्रम में अमरोहा में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमरोहा की मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आभा दत्त ने बताया कि योजना के संबंध में शासनादेश आ चुका है। पशु औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क 5,000 रुपए है। प्रदेश में आज हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। अयोध्या के भदरसा गांव के पास प्रयागराज हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब मध्य प्रदेश से अयोध्या दर्शन के लिए जा रहा श्रद्धालुओं से भरा वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और दोनों वाहनों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। वहीं फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 3 छात्रों की मौत हो गई। वाराणसी के बौद्ध भिक्षुओं ने धमेक स्तूप में दितवाह चक्रवात में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति और बेघर हुए लोगों के संबल के लिए प्रार्थना की। बौद्ध भिक्षु सुमेध थेरो ने इस आपदा में श्रीलंका के लोगों को भारत से मदद भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। भारत में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले आगे आकर श्रीलंका में इसी भयंकर घटना से आगे आने के लिए और पूरा मदद कर लिया, सामग्री भिजवाया, और इसलिए पूरा भारत में बौद्ध सोसाइटी, मंदिर, संस्था, सभी लोग तरफ से, वर्ल्ड बुद्धिस्ट कम्युनिटी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत सरकार को धन्यवाद देने के लिए इसी अवसर पर आज ये पूजा आयोजन। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम के तहत आयोजित शैक्षणिक सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आयोजन देश की 2 प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ने का महत्वपूर्ण मंच है। श्री चौधरी ने कहा कि उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों का रहन सहन और भाषा भले ही अलग हो, पर हमारा साझा मूल्य, तंत्र और संविधान हमें एक सूत्र में बांधता है। इस सत्र में तमिलनाडु से आए व्यावसायिकों और शिल्पकारों का दल उपस्थित रहा। पीलीभीत में आज प्रांतीय रक्षक दल का 77वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर पीआरडी जवानों के लिए कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने परेड की सलामी ली। उन्होंने प्रतिभागी टोलियों और कमांडरों को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया और शांति और सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने में पीआरडी जवानों के योगदान की सराहना की। राजधानी लखनऊ, अमरोहा, अंबेडकर नगर, पीलीभीत समेत विभिन्न जनपदों में आज कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रही, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज और आसपास के तराई वाले जिलों में घने कोहरे का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में एसआईआर की समय सीमा 2 सप्ताह बढ़ाने की दी अनुमति। संशोधित तिथियों के अनुसार 26 दिसंबर तक होगी गणना। 31 दिसंबर को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़, वाराणसी और बरेली में की विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाराणसी में देश के पहले हाइड्रोजन चालित जलयान को दिखाई हरी झंडी। कहा, व्यवसायिक के साथ पर्यटन के लिए भी जलमार्ग को अनुकूल बना रही है सरकार। और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने काशी तमिल संगमम के शैक्षणिक सत्र में कहा, देश की 2 प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ने का महत्वपूर्ण मंच है ये आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।